हेलो बच्चों, मैं दिया नौका आप सबों का यथार्थ पाठशाला में स्वागत करता हूँ। बच्चों, कल आपका एग्जाम होने वाला है और कल आपका हिंदी एग्जाम है। तो हिंदी में जो फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, मैं उसका मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मुझे विश्वास है कि इसमें मैं जो भी बताऊँगा वो आपको फर्स्ट और सेकेंड दोनों सिटिंग में आपको इसी से सारा क्वेश्चन आंसर देगा। तो चलिए बिना समय गंवाए सारे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। देखिए, आपको पूछा जाएगा यानी जो 2 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, आपको 10 में से 5 दो मार्क का क्वेश्चन क्या करना है, आपको बनाना है। आपको यानी 2 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 5 क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना है। तो 5 क्वेश्चन बनाना है, तो जिसमें हम 35 सेलेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड दोनों सिटिंग के लिए। तो जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन जरूर इसमें से देगा, इसी 35 में से, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, बात करते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, विडंबना का स्वरूप क्या है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। ये जो आप लोग जानते हैं कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जाति प्रथा और श्रम विभाजन से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के माध्यम से भारत में व्याप्त जाति प्रथा की निंदा की है। अब आप जानते हैं कि जाति प्रथा में क्या हुआ था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या किए, जाति प्रथा का निंदा की है, ठीक है। उनके अनुसार इस युग में भी उनके अनुसार इस युग में, मतलब इस युग की कहने का मतलब कि वर्तमान समय में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद की पोषकों की कमी कहने का अभिप्राय यह है कि मतलब जातिवाद को बढ़ावे देने वाले लोगों की कमी ही नहीं है। वर्तमान समय में भी लोग क्या करते हैं, जातिवाद को सही ठहराते हैं, ठीक है ना। जो भारतीय समाज के लिए विडंबना की क्या है, बात है, ठीक है। यानी विडंबना का बात यह है कि वर्तमान समय में भी, वर्तमान युग में भी, है ना, हम लोग क्या करते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। और यही जातिवाद का बढ़ावा देना, है ना, भारतीय समाज के लिए विडंबना की बात है। विडंबना मतलब वह दुख की बात है। क्या चीज की बात है, दुख की बात है। अब विडंबना का स्वरूप क्या है, विडंबना का स्वरूप यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। ये तो जाति प्रथा था ही, और जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी ले रखा है, जो स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, जो स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। तो ये आपका बहुत ही छोटा आंसर है, ज्यादा बड़ी नहीं है। आप इसको एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या रहा है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक मतलब क्या, जो समाज में जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या तर्क देते हैं, वो अपना पक्ष क्या रखते हैं कि क्यों जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, डॉक्टर अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के माध्यम से कहते हैं कि आज भी जातिवाद के पोषक जातिवाद के पोषक सब समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं।
श्रम विभाजन को क्या मानता है? आवश्यक मानता है। यानी जातिवाद का जो पोषक है, जो जातिवाद को बढ़ावा देता है, वो श्रम विभाजन को क्या मानता है? कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। मानकर उचित ठहराते हैं। मानकर क्या कहते हैं? उचित, यानी उचित मतलब सही ठहराते हैं, ठीक है ना। उनके अनुसार जाति प्रथा एक प्रकार से श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। ये किसका मानना है? ये जो जातिवाद का पोषक व्यक्ति है, जो जातिवाद कहता है सही है, ऐसे व्यक्ति है ना, अपना पक्ष रखते हैं कि वे जातिवाद के समर्थक क्यों है, जातिवाद के पक्ष में क्यों है। वो अपना तर्क दिए। तर्क क्या दिए? कि डॉक्टर अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के माध्यम से कहते हैं कि आज भी जातिवाद के पोषक भारतीय समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानकर उचित ठहराते हैं। उनके अनुसार जाति प्रथा एक प्रकार से श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई दोष नहीं है। चलिए अब 35 में से तीसरा क्वेश्चन अपने चल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? यानी जो सच्चा लोकतंत्र होना चाहिए, यानी वास्तविक लोकतंत्र होना चाहिए, वास्तविक लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या राय है, क्या मानना है, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं को आवश्यक माना है। पहला विशेषता क्या? समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना की वृद्धि होनी चाहिए। यानी समाज में क्या होना चाहिए? सबको आजादी मिलनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए और भाईचारा की भावना की क्या होना चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होनी चाहिए। यानी भाईचारा ऐसा हो कि दूध और पानी, जैसे दूध से पानी को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार समाज में ऐसी भाईचारा होनी चाहिए कि भाई भाई में कोई भी फूट ना डाल सके। तीसरा क्या है कि समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उसकी रक्षा के प्रति समाज में सजग रहना चाहिए। चौथा क्या मानते हैं? समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, समाज में इतनी गतिशीलता ये होनी है, ठीक है ना। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक, समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। यानी समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन हो, वो परिवर्तन एक कोना से समाज के दूसरे कोना में पहुंचनी चाहिए। इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, इतनी समाज में जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है ना। समाज का एक करवा सकता है कि समाज में कोई जब अच्छे परिवर्तन होता है तो समाज का वो अच्छे परिवर्तन समाज के जिस छोर में होता है वो उसी छोर में दब के रह जाती है। अगर समाज में वही कोई गलत परिवर्तन हुआ या गलत चीज हुआ तो वो आज की तरह है ना तुरंत क्या होती है, समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक क्या होती है? फैल जाती है। समाज का यही है ना वास्तविक चेहरा है, समाज का वास्तविक चेहरा यही है, ठीक है ना। समाज में होना चाहिए कि कोई भी अच्छा परिवर्तन हो, वो परिवर्तन क्या होना चाहिए? एक छोर से दूसरे छोर तक क्या होना चाहिए? फैल जाना चाहिए। इतनी गतिशीलता हमारे समाज में होनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में गतिशीलता क्या है? गलत चीजों क्या करेगी? तुरंत फैल जाती है, लेकिन अच्छी चीजें समाज में नहीं फैलती है, ठीक है ना। अब आपका पांचवा पॉइंट क्या मान रहे हैं? देखिए, सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क से अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए, ठीक है। और छठा, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए, ठीक है ना। अपने साथी के प्रति, अपने मित्रों के प्रति क्या होना चाहिए? श्रद्धा और सम्मान की भावना होनी चाहिए। तभी हमारे समाज में सच्चे लोकतंत्र की क्या होगा? स्थापना हो सके। ये सच्चे लोकतंत्र की विशेषताएं
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नजर में हम लोग देखें। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 35 में चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 35 में आपका चौथा क्वेश्चन कह रहा है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जो जाति है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जैसे अभी हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि जो जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग होते हैं वो जातिवाद श्रम विभाजन को जातिवाद का क्या मानते हैं? दूसरा रूप मानते हैं और उसमें इसे किसी प्रकार का दोष नहीं दिखता। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहता है कि श्रम विभाजन भी जाति प्रथा ही है, ठीक है ना? तो इसीलिए इसे समाज में स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। क्यों नहीं कही जा सकती है? तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जाति या जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि और क्षमता का ख्याल नहीं करती। स्वाभाविक बात है कि जाति प्रथा जो है वो मनुष्य की रुचि का ख्याल नहीं करती है, ठीक है ना? तो जब अगर मान लीजिए कि हमारी रुचि का ख्याल नहीं किया जाएगा और हमें जो काम करना पसंद नहीं है और उस काम के लिए हमें प्रेरित किया जाएगा तो क्या होगा? उस काम को हम क्या करेंगे? चालू यानी मतलब सही से नहीं कर पाएंगे। जो काम जिस काम में रुचि लगता है उसको हम जल्दी से कर पाएंगे, जो काम में रुचि नहीं है तो जो 1 घंटा होगा 2 घंटा लगेगा 3 घंटा लगेगा, यानी आलसपन दिखाएंगे, ठीक है ना? तो उसकी निजी क्षमता पर विचार न कर उसके वंशानुगत पैसा में जीने मरने के लिए क्या किया जाता है? विवश कर दिया जाता है, ठीक है ना? इसीलिए श्रम विभाजन तो है ना भारतीय समाज में स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि आपका 35 क्वेश्चन है और उसके बाद 100% व्याख्या भी है, ठीक है ना? और 3 पत्र भी लेकर आए हैं, 4 पत्र जो आपको बोर्ड में फिक्स रहेगा, ठीक है ना? तो उसके बाद ग्रामर से संबंधित कुछ आज ही देखेंगे, ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन है, यानी पहला ही चैप्टर से मैंने 5 क्वेश्चन लिया, ठीक है ना? इस 5 में से एक फिक्स रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है, ठीक है? दूषित सिद्धांत क्या है? तो सामाजिक स्तर के अनुसार गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देना जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत है। देखिए भारतीय समाज में एक समय था कि लोगों को पेशा बदलने की अनुमति नहीं दिया जाता था। कहने का मतलब ये हुआ था कि यानी शिशु यानी बालक को है ना जन्म लेने से पहले ही गर्भाधान के समय ही उसका जाति निर्धारण कर दिया जाता था। कहने का मतलब हुआ अगर मान लीजिए कोई सोनार का बेटा है, अगर कोई लोहार का बेटा है तो सोनार जो काम करता है वो सोनार का काम ही करेगा, चाहे वो किसी अन्य काम में क्यों न पारंगत हो, ठीक है ना? और चाहे लोहार का बेटा हो ये लोहार का ही काम करेगा, कुम्हार का बेटा हो वो कुम्हार का ही काम करेगा, चाहे ये लोहार कुम्हार हो अन्य वर्गों के बच्चों में वो सारे जो टैलेंट रहती है वो टैलेंट से कुछ अन्य क्षेत्र में जा सकता है, अन्य क्षेत्र कर सकते थे, लेकिन जाति के कारण वो अपने है ना मतलब जाति के कारण वो बन जाते, उसे पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जो हमारे भारतीय समाज के लिए सबसे एक गंदा सिद्धांत माना जाता है, उसी सिद्धांत माना जाता है। लेकिन ये जिस समय ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये निबंध लिखे हैं, ठीक है ना, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, उस समय ये था चलो पर, लेकिन वर्तमान प्रदेश में ऐसा देखने की नहीं है। अब जो हमारे लोकतंत्र है इसमें सबको आजादी है, क्योंकि है ना हम किसी भी जाति में जन्म ले, ठीक है ना, किसी भी जाति में जन्म ले हम अपने इच्छा अनुसार अपने पेशा को चुनाव कर सकते हैं, ठीक है ना? अब ये चीज अब ये दूसरी सिद्धांत हमारे भारतीय समाज में देखने को नहीं मिलता भी है कहीं पे, मुझे नहीं के बराबर मिलता है, ठीक है ना? चलिए आपका 35 में 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ये आपका विश्व के दांत का है, ठीक है, जिसका लेखक है नलिन त्रिलोचन शर्मा जी, ठीक है ना?
तो नलिन विलोचन शर्मा जी है। तो आपका विष के दांत से मैं एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खोटा किन मामलों में अपवाद था? ठीक है, खोटा किन मामलों में अपवाद था? तो देखिए, खोटा सेन दंपति के नाउम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा था। वस्तुतः खोटा का आविर्भाव मतलब जन्म, आविर्भाव मतलब क्या होता है? जन्म। वस्तुतः खोटा का आविर्भाव तब जाकर हुआ जब सेन दंपति ने अपनी अवस्था के कारण संतान प्राप्ति की उम्मीदें छोड़ दी थी, संतान प्राप्ति की उम्मीदें छोड़ दी थी। सो खोटा जीवन के नियमों का अपवाद था। ये जीवन का नियम क्योंकि बुढ़ापे में जाता हुआ था। बायोलॉजी कहता है कि जब महिलाओं की उम्र 40-50 से एवं हो, ठीक है ना, तो वो संतान यानी संतान उस महिलाओं से संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो बुढ़ापे में जाकर हुआ था। तो ये नियम का क्या हुआ? प्रकृति का क्या था? विपरीत हुआ था। तो प्रकृति के नियम का क्या था? अपवाद हुआ। और ये स्वाभाविक बात है कि बच्चा अगर किसी को संतान बुढ़ापे में हुआ तो स्वाभाविक है, तो घर का क्या हो जाएगा? दुलारा हो जाएगा। और घर में जो भी नियम कानून होगा तो सारे बदल दिया जाएगा उसके लिए। तो वो ऐसा ही हुआ, ठीक है ना। साथ ही यह स्वाभाविक था कि वह परिवार के नियमों का भी क्या हो? अपवाद हो। और ऐसा ही हुआ कि खोटा के दुर्लभित व्यवहार के अनुसार ही सेन साहब ने अपने परिवार के सिद्धांतों को क्या किया? बदल दिया। एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, खोटा किन मामलों पर अपवाद था? तो प्रकृति के नियमों में के मामलों में ये क्या था? अपवाद था, ठीक है ना। कौन खोटा के जन्म लेने के उपरांत या दुर्लभ व्यवहार के अनुसार सेन साहब ने अपने सिद्धांत को बदल दिया? तो खोटा के जन्म लेने के उपरांत, ठीक है। चलिए आगे और आपका 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन देखिए, मदन हट्टा वट्टा क्यों रह गया? देखिए, ये विष के दांत का ही मदन क्या है? विष के दांत का नायक है। ये क्या है? नायक है, ठीक है, हीरो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये खोटा के कितने 2 दांत तोड़ देता है, 2 दांत को क्या करता है? तोड़ देता है, ठीक है ना। खोटा ये क्या करता है? 2 दांत को क्या करता है? तोड़ देता है मदन, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि देखते कंस मामा, आज तूने मेरा दूध के दांत तोड़ा, मैं इसी जगह पर मैं तुम्हारा 3200 दांत में तोड़ूंगा, तो मेरा नाम नहीं गंगा। ये गंगा जमुना सरस्वती है ना, अमिताभ बच्चन का फिल्म देखे थे, ठीक है ना। तो हीरो कौन होता है? जो विलियन को मारता है। इसमें विलियन किसको दिखाया गया? कासू को, यानी खोटा को, ठीक है। खोटा खोटा ये जो बांग्ला भाषा का शब्द है, खोटा का तो होता है बेटा, खोटा खोटी। खोटा खोटी में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ठीक है। ये बांग्ला भाषा, खोटा बेटा, खोटी मतलब बेटी होता है, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा उतना नहीं जाना है। तो ये आपको याद रखना है कि मदन ने खोटा के 2 दांत तोड़े, ठीक है ना। और मदन अक्सर अपने पिता से मार खाते रहते थे, ठीक है ना। तो मदन के पिता का नाम गिरधर था, ठीक है ना। तो चलिए, जब मदन कासू की पिटाई करता है, जब मदन कासू की पिटाई करता है और उसका 2 दांत तोड़ देता है, तब मदन को डर था कि आज मार और दिनों से ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि मदन जो है वो अक्सर अपने पिता से मार खाते थे, ठीक है ना। तो अब तो ज्यादा जब मदन कुछ नहीं करते थे तब पर भी उसको पिता उसे मारते थे। आज तो उसके मालिक सेन साहब के बेटे खोटा का क्या 2 दांत तोड़ दिया। तो मदन को लगा कि आम दिना जब मैं कुछ नहीं करता था तो पिताजी मारते थे, तो मैं तो खोटा का 2 दांत तोड़ दिया, तो उसे ज्यादा मार लगेगी, ऐसा कौन सोचा? मदन सोचा। लेकिन परिणाम इसके विपरीत हुआ। क्या परिणाम हुआ? रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन को दंडित करने के बजाय, यानी पीटने के बजाय, अपनी छाती से लगा लेता। उसे अपने बेटे को क्या करता? गले से लगा लेता और बेपरवाही, उल्लास और गर्व से
मदन को हाथों से उठा लिया। अतः मदन अपने पिता गिरधर के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से वो हट्टा बट्टा रह गया। अरे पिताजी कैसे हो गया, आज पिताजी बिना मारे भी मुझे गले से लग गया। ठीक है ना। एक्चुअली में क्या हुआ, मदन अपने पिता का अपमान का बदला लिया। ठीक है ना। तो जो बेटा मतलब पिता नहीं कर पाए, ठीक है ना, उसका बेटा कर पाया, तो अपने बेटे की इस कृत्य से, ठीक है ना, बहुत खुशी हुई गिरधर और उसको मारने की वजह पे गले लगा ली। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 7वां तो हो गया। 35वां 8वां क्वेश्चन क्या है आपका? 8वां क्वेश्चन, चलिए 8वां क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? उसको लेखक कौन? मैक्स मूलर साहब। कौन? मैक्स मूलर साहब। मैक्स मूलर साहब, ठीक है। इसको तो साहब तो मैं नहीं बोलना चाहिए, चलिए लेकिन फिर भी सम्मान दे देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे भारतीय समाज को तोड़ने का काम किया था मैक्स मूलर। ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे या पढ़ाए होंगे, कोई भी सब। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया, लिस्किन विश्वविद्यालय से संस्कृत का अध्ययन किया था। ठीक है ना। और जैसे कंठ कंठ के ये उपनिषद है, ठीक है ना, और कालिदास का मेघदूतम, ठीक है, इन रचनाओं को और हितोपदेश इस सब का इन्होंने क्या किया, जर्मन भाषा में अनुवाद किया, और ये सब जानते हमारा संस्कृत में है। ठीक है ना। तो कहीं हमारे समाज में जो मिलावट के आए ग्रंथ में, हमारे जो वेदों में या उपनिषदों में, कहीं ना कहीं इसका भी हाथ है। ठीक है ना। जब ये अनुवाद कर रहा था तब ये मिलाया था, और ये संस्कृत का विद्वान थे। संस्कृत 18 वर्ष की उम्र में पटना शुरू किया लिस्किन विश्वविद्यालय से। चलिए इसके बारे में अभी नहीं जानते, अभी अपने बोर्ड के दृष्टिकोण से जानना है। ठीक है ना। तब ये किसी दिन बताएंगे मैक्स कौन थे, कैसे हमारे ग्रंथों में विकृतियां उत्पन्न की है। ठीक है, इसके बारे में बाद में जानेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते और क्यों? लेखक मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कोलकाता, मुंबई, मद्रास ऐसे शहरों में नहीं हो सकते। मद्रास, चेन्नई, ठीक है ना। यानी लेखक मशहूर कहता है कि अगर भारत को दर्शन करना है तो आपको भारत के बड़े बड़े शहरों में भारत की दर्शन हो सकती है। यानी अधिकांश लोग जब भारत आते हैं विदेश, तो वो भारत के बड़े बड़े शहरों कोलकाता, मुंबई और मद्रास शहरों में घूमते हैं। उनसे मैक्समुलर जी बोल रहे हैं कि भारत का अगर वास्तविक दर्शन करना है, सच्चा दर्शन करना है, तो आपको इन शहरों में नहीं बल्कि सच्चे भारत का दर्शन एकमात्र भारत के नागरिक ग्रामवासियों के बीच हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज, भारतीय आत्मा का सही वास गांव में ही है। इसीलिए सच्चे भारत का दर्शन निश्चल, निर्मम और निकलुष ग्रामीणों के बीच ही संभव है। ऐसा बोल रहे हैं कौन? हमारे मैक्स मूलर जी। चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। लेखक ने सिकंदर किन्हे कहा क्यों? लेखक मैक्स मूलर ने सर विलियम जोन्स की तुलना सिकंदर से करते हुए उसे नया नाम सिकंदर दिया, क्योंकि जिस प्रकार सिकंदर ने अनेक देशों को जीतता हुआ विजय अभियान को पूर्णता की ओर ले जाना चाह रहा था, ठीक, उसी प्रकार विलियम जोन्स भी अपने क्षेत्र में साहित्य और पुरातत्व के क्षेत्र में प्राच्य साहित्य से विश्व को अवगत कराने के लिए क्षेत्र में संकल्पित होकर लगा हुआ था। इसी जीवितता, अदम्य साहस, स्वप्नदर्शी रूपों के कारण लेखक मैक्स मूलर ने उसे नए सिकंदर के नाम से संबोधित किया। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन क्या कर रहा आपका 10वां नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट फास्ट चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। ज्यादा आप सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आंसर को फास्ट आप थोड़ा मारते हैं, ठीक है ना। अब आपका अगला है क्या, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, ठीक है। नाखून पशुता के प्रतीक है, यानी पशुता का क्या है, निशानी है। मनुष्य को पशुता की प्रतीक नाखून को निकाल कर सच्चे अर्थों में मनुष्य बनना है। मनुष्य को जो नाखून का जो पशुता के प्रति है उसको काट कर वो सच्चे अर्थों में क्या बनना चाहता है, मनुष्य बनना चाहता है। अतः पशुता के प्रतीक नाखून जब भी बढ़ते हैं तब मनुष्य उन्हें काट डालता है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, बढ़ते नाखूनों के द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसके प्राचीनतम स्वरूपों की याद दिलाती है। जिस समय मानव आत्मरक्षा के लिए नाखून और दांत पर आश्रित था, जिस समय मानव अपनी आत्मरक्षा के लिए नाखून और दांत पर आश्रित था, तो वही बढ़ते हुए नाखून उसकी प्राचीनतम अवस्था को याद दिलाता है। यह प्रकृति बढ़ते हुए नाखूनों के माध्यम से मानव को सतत याद दिला रही है कि तुम आज भी नखदंता लंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर चढ़ने वाले और विचरण करने वाले। अतः मानव के विकास के इस दौर में भी पशुता मौजूद है। आपका अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर का, कवि किस तरह के बंगाल में कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है। कविवर जीवानंद दास एक दिन ऐसे बंगाल में लौटकर आने की बात करता है जहां धान की लहराते खेत और उनके बीच बहती हुई नदी हो। अतः कवि हरे भरे सजल श्यामल बंगाल में लौट कर आना चाहता है। यानी कवि को अपने राज से बहुत ऊंचाई प्रेम है, वो किसी भी रूप में, है ना, हंस कौआ, है ना, जल में तैरती हुई मछली, किसी भी रूप में वो अपने बंगाल में आना चाहता है। इस कविता में अपने यानी देश मातृभूमि प्रेम को दर्शाते हैं, ठीक है ना। आपका बेटे के लिए अंडा क्या है, देखिए अच्छा ज्ञान में आप लोग पढ़े थे, अनिमिका इसका कवित्री है, ठीक है ना। तो अनिमिका जी अच्छा ज्ञान के माध्यम से, है ना, हम लोग को बताए कि बच्चे के प्रारंभिक स्टेज में बच्चे को सिखाने में जब विफलताएं आ जाती है अच्छा को सीखने में, तो क्या होता है, बच्चा हताश होकर रोना क्या करके शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बेटे के लिए अनुरोध क्या है, देखिए अच्छा ज्ञान में बच्चे जो है ना, ये दो है, इस दो को माँ का दूध समझता है, ठीक है, और ये जो बिंदु है इस बिंदु को गोद में बैठा हुआ बेटा समझता है, ठीक है। यही बात लिखना है, बेटे के लिए अंडो उसके माँ का गोद है। अंडो अच्छा ज्ञान उसे कठिन लगता है, उसका मन उब जाता है, वहां माँ की गोद में बैठना चाहता है, माँ की गोद में क्या करना चाहता है, बैठना चाहता है। अंडों में बच्चा दो को माँ तथा बिंदु को माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा समझता है। चलिए अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिएगा तो आपको लिंक में मैं अपना आपका लिंक दे दूंगा, वो डाउनलोड कर दीजिएगा, आपको है ना पीडीएफ मिल जाएगा।
बेटे के बेटे के आंसू कब आते हैं और कब बेटा माँ की गोद में बैठना चाहता है, बेटा माँ की गोद में बैठना चाहता है, अनुभवाक्षर सीखने में विफलता आ जाती है। जब वो अनुभवाक्षर सीखती है तो उसको क्या होता है, विफलता आ जाता है। बार बार कोशिश करने पर भी अनुभवाक्षर को सीख नहीं पाता है। अंततः वो हताश एवं विवश होकर अनायास रो पड़ता है। अनायास मतलब अचानक रो पड़ता है। अच्छा ज्ञान की विफलता पर ही बेटे को आंसू आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों? ये कविता बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। इस बार जो मैं 2024 में जो यूट्यूब पर मैं अपने बच्चों को हिंदी और संस्कृत जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी सब्जेक्ट, ठीक है ना, चाहे मैथ हो या फिजिक्स हो, ठीक है ना, साइंस पेपर भी हो, ठीक है ना, तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन हिंदी और संस्कृत में जो कविता है, मैं आप सभी बच्चों से प्रोमिस करता हूँ कि मैं यूट्यूब पर A to Z अर्थ के साथ सारे कविताओं को क्वेश्चन आंसर साथ ऑब्जेक्टिव साथ करवाऊंगा, चाहे वो संस्कृत का हो, हिंदी का या किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है ना। तो जैसे ये कविता आप पढ़ेंगे, कवि ने डपाली किसे का और क्यों का, ये स्वदेशी कविता का बहुत ही अच्छा कविता है, ठीक है। इसमें राजनेताओं पर विचार करता है, आलोचना करता है, ठीक है, व्यंग्य करते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, कवि ने डपाली किसे कहा और क्यों कहा? कविवर बदनी नारायण चौधरी, बदनी नारायण चौधरी प्रेमधन डपाली दास वृत्ति की चाह रखने वाले, दास वृत्ति मतलब जो नौकर ही बनकर रहना चाहता है, नौकर ही बनकर खुश रहना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला, डपाली, ठीक है। जैसे डपाली केवल बच के रह जाती है, जीवन में कुछ नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जो दास वृत्ति की चाह रखकर करता है, वो जीवन में आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। कविवर बद्री नारायण चौधरी ने डपाली दास वृत्ति की चाह रखने वाले को कहा है, क्योंकि ये लोग नौकर बनकर स्वामी की झूठी प्रशंसा और खुशामद करने में अपनी शान समझते हैं। झूठे राज की डफाली बजाना यहाँ के लोगों की संस्कृति बन गई। कहाँ के लोगों की? हमारे देश की। दुर्भाग्य है, हम लोग अपना काम खुशामद से निकालते हैं, ठीक है ना, झूठी प्रशंसा करके क्या करते हैं, निकालते हैं। ये हमारी संस्कृति बनती जा रही है, जो हमारे भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है। चलिए अगला कह रहा है, आप देखिए प्रेमधन जी का नेताओं पर क्या राय है, क्या विचार है नेताओं। देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। 5 नंबर में भी पूछे इतना ही लिखना है, और 2 नंबर में भी पूछना है तो इतना ही लिखना है, ठीक है। इसको याद रखिए, 5 दोनों पूछ सकता है। कविवर बदनी नारायण चौधरी प्रेमधन नेताओं के बारे में राय देते हैं कि ये वर्ग स्वार्थ में लीन है और जीवन के आखिरी पल तक भारत की गद्दी हत्या कर समाज का शोषण करके अपना विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य है। सही बात है, आप देखे होंगे नेताओं सब है ना, अपनी गद्दी नहीं छोड़ता है, ठीक है ना, और अपने गद्दी के कारण जनता कहाँ पे जाए, बाहर में जाए जनता, कोई मायने नहीं रहता है। जनता तो जनता भी तो इसे मूर्ख है, इस बार हम तो सबसे मायने तो जनता को ही मानते हैं, क्योंकि जनता है ना सही नेताओं का चुनाव नहीं करते हैं, ठीक है ना, और और जनता में अच्छे लोग खड़ा नहीं हो पाते, जिसका कारण यह होता है कि जो नेताओं सब होता है, जो गलत नेताओं होता है, ठीक है ना, मैं सारी न तो जो गलत नेता होते हैं, ठीक है, वो है ना किसी को छोड़ते नहीं, जिसका परिणाम होता है ना, हमारे देश हमारे राज्य का विकास नहीं हो पाता है। तो नेताओं का भी उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए, यही बात, सही बात, ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए जब हम जॉब करते हैं तो हमारा भी क्या किया जाता है, एक समय पे रिटायरमेंट हो जाता है, तो नेताओं का भी क्या होना चाहिए, एक उम्र सीमा होनी चाहिए, उसमें भी एक कानून लाना चाहिए, ये संविधान में संशोधन करना चाहिए
कि नेताओं का भी एक उम्र सीमा होना चाहिए, जैसे हमारे जॉब के लिए उम्र सीमा होता है, फॉर्म भरने का एक उम्र सीमा होता है, उसके बाद इतना वर्ष के बाद आप रिटायरमेंट हो सकते हैं। तो नेताओं का भी क्या होना चाहिए, एक उम्र सीमा होनी चाहिए। लेकिन जिन नेताओं को अपनी ढीली ढाली धोती नहीं संभलता है, और वो नेता क्या करता है, देश संभालने की बात करता है। मेरे समझ से है ना, नेताओं को क्या करना, जो नेताओं का उम्र एक निर्धारित कर देना चाहिए, और नेताओं से हमें सलाह मशवरा लेना चाहिए। जो उम्रदार होगा उससे हमें सलाह मशवरा लेना चाहिए, उससे मार्गदर्शन के रूप में देना चाहिए। लेकिन कार्यकर्ताओं के रूप में एक युवा जो जज्बात के साथ कार्य कर सकता है, वो बूढ़े नेताओं नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो नेताओं का भी उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए। शारीरिक शक्ति में और समझ, जिससे अपने शरीर की धोती भी नहीं संभल सकती है, ऐसे बूढ़े नेताओं के भरोसे देश का विकास हो सकता है। ऐसे नेताओं से देश की अपेक्षा करना ख्याली पुलाव है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नेताओं से उम्मीद रखते हैं कि हमारे देश का विकास करेंगे। जिन नेताओं को अपनी ढीली ढाली धोती नहीं संभलता है, पहले हमें कहना चाहिए उन नेताओं को, पहले आप अपनी ढीली ढाली धोती संभालिए, तब आपको हाथ में मैं अपना देश संभालने के लिए दूंगा। लेकिन समय किसको, ये बात है ना, बोलेंगे कौन, उठाएंगे कौन, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी है, तो देश का थोड़े पड़ा है। देश का पड़ा रहता तो वीर भगत सिंह की बात मानता कि मैं विद्यार्थियों से यही अपेक्षाएं रखता हूँ कि वो राजनीति का ज्ञान अवश्य रखे, क्योंकि समय आने पर राजनीति का भी अगर उतरना पड़े उतरना चाहिए। लेकिन आज युवा जो वीर भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, आदर्श तो मानते हैं, लेकिन उसके बताए गए चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, और हम बूढ़ों नेताओं पर हाथ में देश को दे दिए। देश कहाँ जाएगा, क्या करेगा, तो टेंशन है। चलिए, कभी तो भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, क्यों दिखाई देता, हाँ? कभी तो भारत में भारतीयता क्यों दिखाई दे, क्योंकि कभी जो है, कभी तो हर जगह, कभी तो हर जगह विदेशी वस्तु से भरे पड़े दिखाई दे, बाजार हाट शहर हर जगह विदेशी माल से पड़े हुए। यहाँ का लोग चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहचान में नहीं आएगा, कौन हिंदी है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई, क्यों सब अपने अपने संस्कृति और सभ्यता को भूल चुका है। इसलिए कभी कहता है, कभी ने अब भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। वस्तुतः कभी प्रेमधन प्राधीन भारत की स्थिति को यथार्थ तथ्य के रूप में प्रकट किया है। कभी प्रेमधन को ऐसा लगता है, इसके बीच में क्या बोला, ऐसा लगता है कि भारत में सभी जगह से भारतीयता समाप्त हो गई है, क्योंकि यहाँ के लोग विदेशी वस्तुओं, रीति रिवाज, विदेशी विद्या, खान पान, चाल चलन में रिझे हुए हैं, और भारतीय पहचान देने से घबराते हैं। आज लोग अपनी संस्कृति का होकर भी पहचान में नहीं आ रहे हैं। यहाँ के मुसलमान और हिंदू किधर गए हैं, इसकी बात तो ही नहीं है। अब ऐसे लगता है कि भारतीय कुछ नहीं है जो भारत में दर्शनीय हो, यानी देखने योग्य हो, क्योंकि संपूर्ण देश अंग्रेजी में हो गया है। यही कारण है कि कविवर प्रेमधन को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों की वेशभूषा, चाल चलन, रीति रिवाज सब कुछ अपना चुके हैं, इसीलिए कवि को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। चलिए, 18वां क्वेश्चन कौन सा आपका, देखिए ये रेनर मारिया विल्के जी का है, मेरे बिना तुम पर उनका क्वेश्चन। शानदार लवादा किसका गिर जाएगा क्यों? कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार इस पर यदि अंतर आत्मा है तो मानव तन उसका लवादा यानी वस्त्र, इसीलिए यदि मनुष्य ना रहे तो ईश्वर का लवादा गिर जाएगा, यानी ईश्वर आवरण विहीन हो जाएगा।
ठीक है ना। यानी शानदार लवादा किसका जीत जाएगा, ईश्वर का जीत जाएगा। क्योंकि अगर ईश्वर, हम लोग जानते हैं कि ईश्वर जो है आत्मा के रूप में हमारे शरीर में निवास करता है, तो हमारे शरीर में निवास करता है, ये शरीर ही नहीं रहेगा तो आत्मा क्या हो जाएगा, अवयवहीन हो जाएगा, तो वो आत्मा क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो यहाँ कवि रेरन मार्यालिके के अनुसार ईश्वर यदि अंतर आत्मा है तो मानव तन उसका लवादा यानी वस्त्र, इसीलिए यदि मनुष्य ना रहे तो ईश्वर का लवादा गिर जाएगा, यानी ईश्वर आवरणहीन हो जाएगा। चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन क्या कर रहा है। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता के आधार पर भक्त और भगवान के संबंध पर प्रकाश डालिए। ठीक है ना। तो कविवर रेरन मार्यालिन के मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालते कहते हैं क्या, भगवान भी एकाकी और निरूपाय है, उसकी भगवत्ता भी भक्त की सत्ता पर निर्भर है। भक्त भगवान का वेश है, उसकी वृत्ति है, वृत्ति मतलब आचरण व्यवहार है, ठीक है ना, लक्षण है। भक्त की सत्ता पर ही भगवान की भगवत्ता निर्भर है। भक्त अभाव में भगवान गिरिहीन और निर्वासित सा है। स्वाभाविक देखते ना, अभी भक्त नहीं रहते तो राम मंदिर बनते नहीं बनते, तो भगवान क्या भक्त नहीं रहने के कारण हमारे प्रभु श्री राम जी अपने ही घर से क्या थे, बेघर थे, तो भक्त थे तब मिले, उसके लिए हम क्या बनाए, घर बनाए, ठीक है ना। तो वो क्या, अरे भगवान ने भक्त नहीं रहे तो भगवान क्या हो रहते हैं, गृहहीन होते हैं। भक्त है तो उसका स्वागत होता है। भगवान भक्तों पर अपनी दृष्टि डालकर असीम सुख का अनुभव करता है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। 20 नंबर का क्वेश्चन करा, कभी अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता, जैसे जलपात्र के बिना जल बिखर जाता है, अथवा जल प्याला का मदिरा सूख जाए तो प्याला अस्तित्व विहीन हो जाता है, उसी प्रकार भक्त के बिना भगवान बिखर जाते हैं। अगर मदिरा, अगर जलपात टूट जाएगा तो जलपात में रखा हुआ जल बिखर जाएगा, तो भक्त के बिना भगवान भी क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, अथवा अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। यहाँ पर जलपात्र और मदिरा प्रयोग भक्त के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ, भक्त के लिए हुआ। कवि रेरन मार्यालिके भी भगवान का भक्त है, इसीलिए वे अपने को जलपात्र और मदिरा कहते हैं। ईसाई धर्म के थे ये, ठीक है। चलिए कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है, कौन, कवि वर्ग प्रेमगढ़ समाज के प्रतिनिधि वर्ग, जो प्रतिनिधि करता है यानी नेताओं का आलोचना करता है, क्योंकि तो यह वर्ग स्वार्थ की पूर्ति करने में अपनी सभ्यता संस्कृति आदि को भी गिरवी रखने में हिचकते नहीं है। व्यवस्था और झूठे वादे के नाम पर लोटपोट ठगते हैं। उनकी धोती ढीली हो गई, आज विदेशी वस्तुओं का बोलबाला है। यह वर्ग ही विदेशी वस्तुओं का खान पान चाल चलन रीति रिवाज इत्यादि को बढ़ावा देता है। आपका 22 नंबर का क्वेश्चन क्या था, 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, रस्तान जी का है, ठीक है ना। श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, कवि का आशय स्पष्ट कीजिए। हम लोग जानते हैं श्री कृष्ण को चोर इसलिए कहते क्योंकि वो माखन चुराते थे, नहीं, भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली में माखन नहीं चुराते थे। मुझे समझ में नहीं आता है कैसे जिसके घर में
है ना। इतनी सारी गाय है, इतनी सारी माखन निकाला जाता था, वो अन्य के घर में क्यों चोरी करते? भगवान जो छवि को खराब करने के लिए व्यक्ति क्या से क्या कर सकते हैं। देखिए दृष्टांत के अनुसार भगवान को चोर क्यों कहा जाता? वास्तविक अर्थ ये है, भगवान माखन नहीं चुराते थे, भगवान मन को चुराते थे, चित्त को चुराते थे, इसीलिए उसे चित्त को कहा गया, मनमोना कहा जाता, मन को मोहने वाले। जो कोई भगवान के पास देख लेता है, आप देखे होंगे वृंदावन में, कहता है एक बार कोई दर्शन कर लेते वो उसी का हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी कहता है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि वर रसखान के द्वारा अपने उपासक श्री कृष्ण को चोर कहने का अभिप्राय, चोर कहने का अभिप्राय यहाँ माखन चोर से नहीं है। कवि वर रसखान के द्वारा अपने उपासक श्री कृष्ण को चोर कहने का, चोर कहने का आशय चित्त चोर से, चित्त मतलब मन, चोर मतलब चुराने वाला, मन को चुराने वाला। वस्तुतः श्री कृष्ण का छवि इतना सुंदर और मनमोहक है कि जो कोई इसको एक बार देख लेता है उसे अपने ही मन पर बस ले जाता है। अर्थात श्री कृष्ण अपने इसी सुंदर और मनमोहक छवि से अपने प्रेमियों एवं भक्तों का हृदय चुराते हैं, इसीलिए इन्हें चोर कहा जाता है, ना कि माखन चुराने से। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन है आपका, हरि रस से क्या अभिप्राय है? हरि रस से क्या अभिप्राय? हरि, हरि मतलब ईश्वर, रस मतलब आनंद, रस मीन से आनंद, हरि मतलब ईश्वर, ईश्वर के भक्ति करने से जो आनंद का अनुभूति होता है उसी को हरि रस कहा जाता है। ठीक है ना, ये कवि का कहने का आशय है। कवि का मतलब निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक, गुरु नानक सिख संप्रदाय का क्या थे रे? प्रवर्तक, सिख संप्रदाय का प्रवर्तक थे। ठीक है, इसका जन्म क्या हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, यानी आपको नानक आनंद में हुआ था। इसका जन्म स्थली है ना नानक आनंद के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, यानी तलवंडी में इसका जन्म हुआ था, लाहौर के तलवंडी ग्राम में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और जन्म स्थल नानकाना साहब से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इसे वाहे गुरु के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, गुरु नानक प्रथम पद में हरि रस का अभिप्राय यो बताते हैं कि हरि अर्थात भगवत भजन से, भगवान भजन से प्राप्त, भगवान भजन से, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है ना, भगवान भजन से जो रस प्राप्त होता है, ये रस मतलब आनंद प्राप्त होता है, उसे गुरु नानक हरि रस कहा, उसे गुरु नानक हरि रस कहा। ठीक है ना, उसे गुरु नानक क्या कहा? हरि रस कहा। यहाँ पता लिखना है कहा, या हरि रस की संज्ञा दी, या हरि रस की संज्ञा दी, यानी हरि की कृपा से प्राप्त होने वाले आनंद हरि रस का लाते हैं। ठीक है ना, गुरु नानक जी बोले। अब कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार को लगता हाँ, कवि के घर के सामने बड़ा पुराना वृक्ष उसके पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है, जो अविचल एवं अडिग भाव से चौकीदार के भांति कवि के गांव, घर, वातावरण आदि को रखवाली करता था। यही कारण है कवि को वो बूढ़ा वृक्ष चौकीदार सा लगता था। चौकीदार की भांति ये कवि के गांव, वातावरण, है ना, समाज का रखवाली करता था, इसीलिए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार की भांति लगता था। चलिए 25वां का क्वेश्चन क्या कहता? कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान ने माली मालिन श्री राधा
और कृष्ण को कहा है, क्योंकि ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के मालिन है। जैसे मालिन वाटिका को जीवित एवं सुंदर बनाए रखने के लिए वाटिका के प्रत्येक पौधे का देखभाल करते हैं और अपने जीवन के अमूल्य निधि को इसी पर समर्पित कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार राधा कृष्ण अपने प्रेम पथिक भक्तों के लिए अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है, जैसे दिन रात एक माली और मालिन बगीचा के प्रत्येक पौधे का रखवाली करता है और अपना अमूल्य जीवन उसी बगीचे में न्यौछावर कर देते हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण जी अपने भक्तों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। इसीलिए कहता है पकड़ना है तो उंगली किसका? श्री कृष्ण का। पकड़ना नहीं है उंगली, श्री कृष्ण का उंगली पकड़ना नहीं है। तुम पकड़ेगा तो फिर बाद में छोड़ देगा, ठीक है। अपना उंगली पकड़वाना है, चाहकर भी छोड़ना चाहेंगे तो प्रभु छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए कभी भी श्री कृष्ण का उंगली नहीं पकड़ो, पकड़ो बोलो मेरा उंगली पकड़िए, ठीक है। रजम्पा कौन था? वो मजम्मा से क्या चाहता था? रजम्पा लंपट आदमी था, लंपट, बदमाश और शौकीन तबीयत रखने वाला एक जुआरी आदमी था। वो मजम्मा से क्या लेना चाहता था? कर्ज लेना चाहता था। वो भली भांति जानता था कि मजम्मा अपने बहू बेटे से अलग रहती है और इसके पास पैसे रहते हैं। माँ बेटे के अंतरतला विषय समझिए, इसमें अंतरतला का वो लाभ उठाना चाहता था। इतना ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? नहीं, इतना ही नहीं, वो मजम्मा को अकेला समझकर इज्जत भी लूटना हो गया, सॉरी, यानी लूटना चाहता था, ठीक है, लूटना, इज्जत भी लूटना चाहता था, ठीक है। चलिए, मजम्मा, दही वाली मजम्मा दही बेचा करके अपना जीवन यापन करती थी, ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, मजम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है? देखिए, नजम्मा कौन है? मजम्मा के पुतोहू, ठीक है। और नजम्मा बहुत समझदार है और मजम्मा बेवकूफ है ना, बेवकूफ। अरे बेवकूफ नहीं कह सकते, मजम्मा बहुत भोली है। क्या है? भोली है। लेकिन नजम्मा क्या समझदार है, चालाक स्त्री है, चालाक पुतो है ना। कैसे चालाक है? जैसे नजम्मा को पता चलता है नजम्मा मेरी सास से कर्ज ले रही है, तो जो लड़ाई हुआ था जिस पोते के कारण, उसी पोते को क्या करता, जरिया बनाकर भेज देता, देख तुमको लाख का कुछ भी कितना भी बुलाएंगे तुम अपने दादी से दादी के पास मेरे पास मत आना, ठीक है ना। और अपने इस योजना में वो सफल हो पाती है और फिर सास है ना, सास पुतोह क्या होती है, मिल जाती है और फिर से वही जीवन चलना उसका शुरू हो जाती है और मजम्मा का स्थान पर नजम्मा दही बेचना शुरू करती है। तो ये बुद्धिमती कैसे हुई? देखो, मजम्मा और नजम्मा दोनों नारियों में नजम्मा अधिक बुद्धिमती है। क्यों? क्योंकि जब नजम्मा को ज्ञात हुआ कि उसकी सास मजम्मा ने रंगप्पा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है, तब उसने बेटे की ढाल बनाकर पैसे लेने की तरकीब सोचने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है। अतः अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज दिया ताकि उनके बीच के विवाद खत्म हो जाए और उसकी सास दही से जमा संपूर्ण है उसे दे 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 दे। तो इसकी योजना ही नंजम्मा को
मनगम्मा से अधिक बुद्धिमती बनाती है। मनगम्मा होता है, मनगम्मा बोल देता है सब, हम भी किए होंगे, ठीक है। चलिए आपका, चलिए मनगम्मा का अपनी बहू के साथ, तो मनगम्मा तो अपने, मनगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? एक दिन बेचारी नंचम्मा अपने बेटे को पीट डाला। कोई भी दादी होगा अपने पोते को पीटते हुए देखेगा तो स्वाभाविक है कहेगा क्या अपनी बहू को गाली देते हुए, क्या ये राक्षसी, ये डाई, तुम मेरे पोते को पीटना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि जब नजम्मा जो है अपने बेटे को पीटता है तो अपने पोते को पीटते हुए देखकर क्या होता है, उसे भला बुला कहती है कौन? नजम्मा, जिसके कारण दोनों में क्या होता है, विवाद हो जाता है। चलिए मनगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था, क्योंकि संसार का योग करवा सकता है कि सास और बहू में स्वतंत्रता और अधिकार का होड़ लगी रहती है। माँ बेटे पर अधिकार जमाना चाहती है और बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। बहू ने किसी बात को लेकर अपने बेटे को खूब पीटा। मनगम्मा अपने पोते की पिटाई से विक्षुब्ध होकर बहू को भला बुरा कह दिया, तो बेटे पर अधिकार को लेकर मनगम्मा और उसकी बहू में विवाद था, ठीक है। चलिए आपका, गुण निधि कौन था? गुण निधि बहुत पराठू लगा रे, तुम जे छोटो आछो तुसा काम पड़े छे, बहुत बड़ा रूम लगा छे गुण निधि, नाम है छे गुण निधि, निधि में से समुद्र, अरे वाह, गुण निधि यानी गुणों का खान, समुद्र, गुण निधि, पराठू लड़का है, ठीक है। हर गांव में एक लड़का बहुत पराठू रहे छे, ठीक है ना। जैसे देखो गुण निधि लक्ष्मी के पड़ोस का एक पढ़ाकू लड़का है, वो एक जिम्मेदार लड़का भी है, पढ़ाई के साथ साथ जिम्मेदार भी लड़का रहे। क्योंकि वो जैसे ही कटक से लौटा वैसे ही महानदी को ऊपरी और निचली छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं, इसकी सूचना घर घर दे दिया। साथ ही उन्होंने गांव के लड़कों को इकट्ठा करके स्वेच्छा सेवक यानी स्वयं सेवक दल का क्या गठन करता है, और जिसके मदद से बांध को मजबूत बनाने में जुट जाता है। तो आपको व्यक्ति भी पूछ सकता है कि लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का क्या नाम है? गुणनिधि, ठीक है ना। ये धरती विश्वास का पत्र है, ठीक है। और स्वेच्छा सेवक या स्वयं सेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुणनिधि ने, ठीक है। नेता ये था, अच्युत था, शंकर था, मकरम था, ठीक है ना। ये सारे थे यानी स्वेच्छा सेवक दल का सदस्य। मंगू कौन थी? मंगू जन्मजात पागल और एक गूंगी लड़की थी जिसे टट्टी पेशाब का ध्यान नहीं रहती थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छोटा हो जा, छोटा सिम सिम छोटा हो जा, टाइम नहीं है, देख इतना मजाक ना कर, बच्चे सबको टाइम नहीं है, मजाक ना कर। चल कुसुम कौन थी? कुसुम एक फूल थी, क्या बच्चों? कुसुम क्या थी? एक फूल थी, है ना, जो फूलचूल मातों के फुलवारी में उगती है। ऐसा नहीं लिखना है बच्चों, क्या लिखना है? लिखना है आपको कि कुसुम एक पढ़ने लिखने वाली लड़की है, उसकी माँ
चल बसी है। अचानक वो भी मंजू की तरफ पागल हो जाती है और उसे टट्टी पेशाब का ध्यान नहीं रहती है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने पर वो ठीक हो जाती है। चलिए, बेचारी बेचारी, चल चल। हाँ। मंजू, माँ मंजू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, विचार करे। माँ के लिए, माँ के लिए क्या कठिनाई है जो माँ अपने बच्ची मंजू को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती, क्या है, तो चलिए देखते हैं। माँ समझती थी कि मैं माँ होकर भी मंजू का पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाती हूँ, तो अस्पताल वालों से क्या पड़ी। मैं माँ हूँ जिसने 9 महीना गर्भ में रहती, जिसको जन्म दिया, उस बच्ची को मैं ख्याल अच्छी से नहीं रख पाती हूँ, तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। पढ़ाई बच्चे का कौन ख्याल रखती है, जो मंजू का ध्यान रखेगी। माँ लोगों को अस्पताल के लिए 2 साल माँ देती थी। मंजू बिस्तर पर पाखाना पेशाब कर देती थी, वो खिलाने पर ही खाती थी। माँ को आत्मविश्वास था कि अस्पताल में डॉक्टर, नर्स आदि सभी अपना कोरम पूरा करेंगे। बिस्तर बिजने पर तो उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगा। माँ के मन में इसी तरह के विविध प्रश्न उठा करते थे। इन्हीं कारणों से माँ मंजू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। चलिए अगले क्वेश्चन आपका। अब अगला क्वेश्चन है आपका 33 में, सॉरी यहाँ 35 में 5 फिक्स है, यहाँ आपको लिखना है 35 में 5, 35 में 5 फिक्स, ठीक है। पाप पाती कौन थी, पाप पाती कौन थी और वो सर कौन आ गई। पाप पाती तमिलनाडु के एक गांव की विधवा महिला वल्ली अम्बाल की बेटी थी, जो मेनिनजाइटिस मेनिनजाइटिस रोग से पीड़ित थी। वह शहर में इलाज कराने के लिए लाई गई थी। चलिए आपका, फिर इसमें पीछे लिखा हुआ है 35, समझिए 35 में से एक। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती थी। सीता के 3 बेटे बहुएं और पोता पोतियां हैं। मात्र बच्चों को छोड़कर उससे किसी को लगाव नहीं है। बच्चे भी जब आकर उसके पास खेलते कूदते हैं। बहुएं ही कभी कोई बहुएं चिट्ठी चिल्लाती है, कोई बेटा पास आकर उसका हाल चाल नहीं पूछता और ना ही कभी कोई आकर बैठता है, अपितु उनके तीनों लड़के उनके देख रेख एवं भरण पोषण के लिए 1-1 महीने के पाली बांध लेते हैं। बहुएं बात बात पर उससे 2 रोटियों के लिए अक्सर ताने देती रहती है, जिससे वो हमेशा अपमानित महसूस करती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि धरती आकाश सिमट कर बहुत छोटा हो गया छोटा हो गया है। इसी कारण सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 35 में 5 फिक्स, फिक्स तो फिक्स, ठीक है। इस 5 क्वेश्चन को बच्चे आज रात आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। प्रति माह 50-50 रुपये देने की बात सुनकर महावारी बेटा, तीनों बेटा कैलाश नारायण विजू, तीनों बेटा है ना, 50-50 रुपये देने की बात सुनकर, है ना,
सुना तो सीता को हार्दिक पीड़ा हुआ, बहुत ही पीड़ा हुआ। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूंगी और रोटी खा लूंगी। यही सोचकर वो घर से निकल पड़ी। अब सीता को पूरी आकाश सिमटा ना पड़कर, है ना, तो आकाश है वो बहुत ही बड़े दिखाई पड़ रही है। चलिए अब मात्र 5% है 100% व्याख्या में, इसको देख लेते हैं, जिसमें से एक फिट से एक बनाना है। भोरे भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहिनी पटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चलिए, सदियों की ठंडी बुझी रात शुद्ध शुद्ध बुझा उठी, मिट्टी सोने के ताज पर लाती है। इस पंक्ति का 100% व्याख्या करना है, ठीक है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। यहाँ कवि जनतंत्र के आगमन का संकेत करते हुए साम्राज्यवादियों को जनता के लिए राजगद्दी छोड़ने का निर्देश करता है। कवि कहता है कि जनतंत्र के आगमन से युगों युगों तक जनता के हृदय की आग बुझकर ठंडी हो चुकी थी। उसमें भी चेतना सुगबुगाहट पैदा हो गई और धरती भी सोने का ताज पहनकर इकसाने लगी है। जनता जिस रथ पर आ रही है उसका शब्द भी सुनाई पड़ता है, इसीलिए उसका रास्ता खाली करते हुए राजगद्दी भी साम्राज्यवादी लोग छोड़ दे। अर्थात कवि का अभिप्राय है कि क्रांति हो चुकी है, सब जगह उल्लासमय वातावरण है और जनता अब राजगद्दी संभालने को तत्पर है। तो दिखाई दे रहा है बच्चों कि जनता कितना, है ना, जनता के दिलों में आ गया, ये तो दिखाई तो पड़ ही रहा है आप लोग को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 100% व्याख्या में, हुंकारों से महलों की नींव उतर जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोटेरा समय में ताब कहाँ, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, मिट्टी सोने का ताज पर जाती। ये नहीं होगा बच्चों, सॉरी, ये तो उसका भी है, तो ये भी लाइन होगा शायद। चलिए कोई भी बात नहीं, ये होगा, ठीक है। चलिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने जनता में निहित व्यापक शक्ति को उजागर किया है। इसमें कहा गया है कि जनता जब जग जाती है, जाग जाती नहीं, सॉरी, जग जाती है, अपने शक्ति बल का अभ्यास करके जब चल पड़ती है तब समय भी उसकी राह नहीं रोक सकती, बल्कि जनता ही जिधर चाहेगी काल चक्र को मोड़ सकती है। युगों युगों से अंधकारमय वातावरण में जीवन व्यतीत कर रही जनता अब जागृत हो चुकी है, युगों युगों के स्वप्न को साकार करने हेतु कदम बढ़ चुके हैं, जिसे अब रोका नहीं जा सकता है। कितनी सच्चाई है इस पंक्ति में, अभी वर्तमान समय में देख ही रहे हैं। जनता तो मुझे लगता है सोया हुआ, क्या सोया हुआ, जगह का सोया हुआ, जनता जगह। अगला क्वेश्चन आपका, स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित क्रंदन कंपित अधर मौन अस्मित राहु ग्रसित सत्येंदु हासिनी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश गोधुली पाठ्य पुस्तक के भारत माता पाठ से उद्धृत है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत पराधीन भारत का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने चित्रित किया है कि खेतों में चमकीले सोने के समान
लहराती हुई फसल किसी दूसरे के पैरों के नीचे रौंदी जा रही है और हमारी भारत माता धरती के समान सहनशील होकर हृदय में घुटन और कुंठन का वातावरण लेकर जीवन जी रही है। मन ही मन रोने के कारण भारत माता के अधर कांप रहे हैं। उसकी मौन मुस्कान भी समाप्त हो गई है। साथ ही साथ शरद ऋतु में चांदनी के समान मुस्कुराती हुई भारत माता अचानक राहु के द्वारा ग्रसित हो गई है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत का मानवीकरण करते हुए कवि ने चित्रण किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की और अगला 100% बच्चा क्या इस 5 में से एक फिक्स रहेगा बच्चों, इसी 5 को देखना, इसी 5 में से एक फिक्स रहेगा, ठीक है। अगला है कि दास वृत्ति की चौबीसी चारू बरन बढ़ा ली, करत खुशामत झूठी प्रशंसा मानू बने डब। वही नेताओं को कवि ने क्या बोला था, यानी डफाली बोला था, वही इसका अर्थ बताना है। वही क्वेश्चन याद कर लीजिए, सब कुछ उतार दीजिए, बस हो गया। प्रस्तुत पंक्तियां कवि प्रेमधन की स्वदेशी कविता की है। इन दोहों में राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को सचर बनाया गया है, साथ ही नव जागरण का स्वर मुखरित किया गया है। प्रयुक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि यहाँ के लोगों में गुलामी के वातावरण में जीवन यापन करने की आदत हो गई है। चारों ओर किसी का भाव मिल रहा है, खुशामद करना तथा झूठी प्रशंसा करना, झूठी रात की डफाली बजाना यहाँ की लोगों की संस्कृति बन गई है। कहाँ की लोगों की? ये बात सच्चाई है, ये बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जनता जगी हुई नहीं है, सोई हुई है। अभी सोने देते हैं कुंभकर्ण के नींद की तरह, जनता जगी हुई नहीं है। हाँ, लेकिन नौकर बनकर अपना जीवन जीना चाहता है, मालिक बनकर नहीं, झूठी प्रशंसा करके। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि वीरेंद्र डंडवाल के द्वारा लिखित हमारी नींद से ली गई है। इस अंश में कवि ने उन लोगों का चित्र खींचा जो गरीब बस्तियों में जाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी जागरण जैसे महोत्सव का आयोजन करते हैं। कवि कहते हैं कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे स्वार्थपरक लोग हैं जिनके हृदय में गरीबों के प्रति हमदर्दी नहीं है, केवल उनसे समय समय पर झूठे वादे करते हैं। नेता पूंजीपति एवं अत्याचारों से सभी गरीबों की आंतरिक व्यथा से खिलवाड़ कर उनकी व्यवस्था से लाभ उठाते हैं। चलिए अब क्या है, अब आप पत्र देख लीजिए, इस 5 में से एक फिक्स लेगा। तो चलिए पत्र देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पत्र के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, पत्र के बारे में जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पत्र क्या होता है? 2 तरह का होता है, ठीक है। औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक। पत्र 2 तरह के होते हैं, एक तो औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। देखिए औपचारिक पत्र का सिंपल फंडा ये है, ठीक है, कि औपचारिक पत्र जिससे हमारा काम करवाना रहता है ना, संबंध है ना, जब तक हमारा काम रहता है, काम करवाना रहता है, तब तक हमारा संबंध रहता है, ठीक है ना। वैसे पत्र को लिखा जाता है औपचारिक, और जिसके साथ हमारा संबंध रहता है हमेशा के लिए, वैसे वैसे लोगों को लिखे जाने वाले पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र, ठीक है। औपचारिक पत्र में क्या होता है? प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र,
प्रिंसिपल के पास जो भी हम लोग आवेदन देते हैं प्रधानाध्यापक को, वो औपचारिक पत्र होता है, ठीक है। और अनौपचारिक होता है कि माता के पास, पिता के पास, मित्र के पास जो भी पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कौन औपचारिक है कौन औपचारिक पत्र है, और उसका फॉर्मेट कर लीजिएगा, तो किसी भी पत्र को लिखना आप लोग के लिए आसानी हो जाएगा। तो चलिए कुछ हम औपचारिक पत्र 3 पत्र लिए हैं, ठीक है, 5 पत्र लिए हैं, जिसमें से एक फिक्स है। तो आपको 3 टाइप का रहेगा क्वेश्चन, 3 टाइप का क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है ना, पत्र सेम ही है, ठीक है ना। आपको इस 3 फॉर्मेट को देख कर जाना, आपको एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आपको क्या करा, विद्यालय में दाखिल लेने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक प्रार्थना पत्र लिखे। तो देखिए ये औपचारिक पत्र है, सॉरी हाँ सॉरी औपचारिक पत्र है, क्या है औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या था ये देख लीजिए। औपचारिक पत्र का फॉर्मेट को पहले लिखेंगे सेवा में, जिसके पास लिखा है प्रधानाध्यापक है या प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय, जो आपका स्कूल का नाम है उत्कर्मित उच्च विद्यालय मुरली बसंतपुर सहरसा। आपका जो स्कूल का नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे। विषय विद्यालय में दाखिल लेने हेतु महाशय नम्र निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं कुमार सहरसा की निवासी हूँ। मैं अपनी 9वीं कक्षा की पढ़ाई जिला स्कूल सहरसा से ग्रहण की है। मेरे पिताजी तबादला सहरसा से पटना, मेरे पिताजी की तबादला सहरसा से पटना हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए उत्कर्मित उच्च विद्यालय मुरली बसंतपुर ना होकर क्या होना चाहिए, पटना होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पटना, ठीक है ना, हो गया। इसीलिए मैं आपके विद्यालय में 10वीं में प्रवेश लेना चाहता हूँ, ताकि मैं आगे की पढ़ाई आपके स्कूल से कर सकूं, ठीक है। तो आपसे करवद आग्रह है कि मुझे विद्यालय में दाखिल प्रदान करने की कृपा की जाए। आपके आदेश के बाद प्रवेश आवेदन पत्र का शुल्क कार्यालय में जमा करवा दिया जाएगा। मान्यवर जी, मुझे 10वीं कक्षा में प्रवेश अनुमति देकर अनुग्रहित कीजिए। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। लड़की है तो रहूंगी दे देंगे, और आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़की है तो छात्रा देंगे। नाम यहाँ पर दे देंगे, जो कक्षा में उस कक्षा का एडमिशन करवा देंगे, ठीक है। चलिए जिस कक्षा में एडमिशन करवाना है, 9वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में 10वीं कक्षा दे सकते हैं। आपका अगला पत्रिका है, अगला आपका है निर्धन छात्र को से सहायता हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे। आपका पत्र ऐसे भी ला सकता है, मासिक या शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे, अथवा आर्थिक सहायता के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय उत्कर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरली बसंतपुर सहरसा। विषय निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु या मासिक, जब ये क्वेश्चन रहेगा मासिक शिक्षण शुल्क माफ हेतु, अगर यह क्वेश्चन ये रहेगा आर्थिक सहायता हेतु आवेदन, जिस जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आपको विषय लिखना है, और फॉर्मेट आपको सब कुछ आपको सेम लिखना है, ठीक है। मास है नम्र निवेदन को बताना है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं वर्ग का नियमित छात्र हूँ, लड़की है तो छात्रा हूँ, अत्यंत निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी एक सीमांत किसान है। किसानी से अल्प आय आने के कारण उन्हें परिवार चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, दादा दादी और हम 3 भाई बहन हैं। तीनों विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हैं। हम तीनों को पढ़ाने में पिताजी को बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं पढ़ लिख कर देश का स्व नागरिक बनना चाहता हूँ, लड़की है तो चाहती हूँ। आपकी कृपा के बिना ऐसा संभव होता नहीं दिखता। तो आपसे करवद आग्रह है कि मेरे परिवार की समस्याओं को देखते हुए मुझे विद्यालय के निर्धन छात्र कोष से आर्थिक सहायता हेतु
अनुदान राशि प्रदान की जाए ताकि भविष्य में मैं अनवरत रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूंगा। लड़की है तो बनी रहूंगी। आपका आज्ञाकारी छात्र है, लड़की है तो छात्रा। नाम दे दीजिएगा और जिस डेट का है वो डेट लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला पत्र आपका क्या कह रहा है। अगला पत्र है रुग्ना अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य के आवेदन के। रुग्ना अवकाश मतलब बीमारी के कारण, रोग के कारण अपने प्रधानाचार्य के आवेदन पत्र का लिखने के लिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय उत्कर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालय मूल्य वसनपुर सहरसा। अपने अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, विषय रुग्ना अवकाश हेतु आवेदन द्वारा वर्ग शिक्षक महाशय नव निवेदन को बताना है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं वर्ग का नियमित छात्र हूँ। मैं पिछले एक सप्ताह से टाइफाइड ज्वर से पीड़ित हूँ और स्वस्थ होने के कारण शारीरिक रूप से कमजोर भी हो गया हूँ तथा चिकित्सक साहब ने 10 दिनों के लिए पूर्णतः आराम करने का निर्देश दिया है। अतः श्रीमान से करबद्ध अनुरोध मुझे रोग मुक्त होने एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए दिनांक, जो दिनांक आपको देना है वो लिख लें, दिनांक इतना से इतना तक कुल 8 दिनों जितना दिन दिया रहेगा का रुग्ना अवकाश देने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदावारी बना रहूंगा। लड़की है तो आपका आज्ञाकारी छात्रा देना है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, अगर आपको 2 दिनों की छुट्टी के लिए, 3 दिनों की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखे। ऐसे भी रह सकता है कि मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि 7 दिनों के छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन लिखिए। तो बच्चे कुछ नहीं करना, सेम टू सेम ये उतार देना, यही सेम टू सेम क्यों छुट्टी ले रहे कारण बता देना। ठीक है ना, और जितना दिन के वो दिन लगा देना बस हो गया। ठीक है, चलिए चेंज 5 नंबर का पत्र क्या है आपका। ये आपका बच्चों है यानी आपका अनौपचारिक पत्र है। और अनौपचारिक पत्र कैसे शुरू होता है, बड़े हैं तो पूजनीय आदरणीय सबसे शुरू होता है। ठीक है, छोटे हैं मित्र है तो प्रिय मित्र। ठीक है, तो आप ये जब लिखेंगे परीक्षा भवन से लिखेंगे परीक्षा भवन, केंद्र का नाम दे देना है, इस डेट में निकले 2021 में ये बनाए थे स्कूल फरवरी 2023। ठीक है, तो सॉरी 24 डेट दे दीजिएगा। पूज्य पिताजी तथा अपने पिताजी के पत्र लिखे जिसमें कपड़े खरीदने के लिए रुपये की मांग हो सकता है कि आप पुस्तक खरीदने के लिए रुपये की मांग हो। फॉर्मेट क्या, यहाँ पर कपड़े जो आपको क्या रह सकता है, पुस्तक खरीदने के लिए मान लो, तो जहाँ पुस्तक है कपड़े है वहाँ पुस्तक दे देंगे, फॉर्मेट सब सेम दे रहा। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप और परिवार के अन्य सभी सदस्य स्वकुशल और स्व आनंद होंगे। इस बार मैं आपको पत्र जल्दी ना भेज सका, ना अलग होगा, क्योंकि मेरे परीक्षा हो रही है, उसी की तैयारी में लगा रहा। इस समय यहाँ भीषण ठंड पड़ रही है, मेरे गर्म कपड़े अपर्याप्त है, अतः गर्म कपड़ा खरीदने के लिए आप मुझे 500 रुपये भेज दीजिए। मेरी ओर से पूज्य माता जी को सादर चरण वंदना। आयुष और अमृता को प्यार, मेरे योग्य सेवा हो तो अवश्य लिखे, पत्रों उत्तर शीघ्र दे तथा रुपये भी जल्दी भेजवाए। आपका स्नेहकांक्षी सुपुत्र, लड़की है तो सुपुत्री। ठीक है, चलिए लास्ट परीक्षा की तैयारी जानकारी के विषय में, परीक्षा की तैयारी की जानकारी के विषय में मित्र के पास एक पत्र लिखे। यही परीक्षा जब आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी की जानकारी के विषय में अपने मित्र के पास एक
पत्र लिखे तो परीक्षा दे दो, पहले बोर्ड परीक्षा भी रह सकता है, ठीक है ना। वही चीज लिखना है। ये भी आपका अनौपचारिक पत्र है। परीक्षा भवन केंद्र का नाम देना, डेट देना 2023 में दिए थे, ये 2024 है, ठीक है। प्रिय मोहन, तुम्हारा पत्र मिला, तुमने बोर्ड परीक्षा के विषय में पूछा है। मेरी परीक्षा अगले महीने प्रारंभ होने वाली है। मैंने परीक्षा के लिए गंभीरता पूर्वक पढ़ना शुरू कर दिया है। गणित और विज्ञान पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। भाषा और सामाजिक विज्ञान के सारे पाठों को पहले ही दोहरा चुका हूँ। हाँ, हिंदी और अंग्रेजी में व्याकरण का अभ्यास पूरी सतर्कता के साथ कर रहा हूँ। आशा है परीक्षाओं की तिथि तक सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। तुम्हारी पढ़ाई भी सुचारू रूप से सुचारू रूप से चल रही होगी। माता पिता को मेरा प्रणाम करना, सभी बड़ों का प्रणाम करना। तुम्हारा प्रिय मित्र अपना जो है नाम दे देंगे, अपने अपने अनुसार अपने प्रिय मित्र को लिख लेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग 35 क्वेश्चन देखे। 35 क्वेश्चन में आपका 35 क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन फिक्स रहेगा और 5 पत्र में आपका एक पत्र फिक्स रहेगा। तो 10, 5 और आपका 10, 5 और ये 100% बैठा मैंने आपको 20 नंबर करवाया, ठीक है। क्योंकि आपका कुल हिंदी में 100 नंबर का एग्जाम होता है। 100 में आपका 50 नंबर तो ऑब्जेक्टिव हो गया और 50 नंबर आपका हो गया सब्जेक्टिव, जिसमें आपका 20 नंबर रहेगा गद्यांश। तो 20 नंबर आप गद्यांश बना लीजिएगा, 20 और 40 बचा क्या आपका 10 नंबर का निबंध। तो मैं आपको कुछ प्रमुख है ना 5 प्रमुख आपका है ना निबंध बता देता हूँ। रात में सब बच्चे आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या निबंध आने की संभावना है। पहला आपका निबंध में पहला जो है स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। दूसरा आतंकवाद, दीपावली, समय का महत्व, समय का महत्व और आतंकवाद और होगा तो समय का महत्व हो गया। उसके बाद प्रदूषण, ठीक है। ये 5 आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है एक होली भी देख लीजिएगा। ये 6, इस 6 आप निबंध देख के जाइएगा। इस 6 में से आपका एक निबंध पूछेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए मतलब जितना नए प्रश्न बताया उसे प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा क्योंकि समय बहुत कम है। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन समय कम है और मैं वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसके कारण, क्योंकि आप लोग को कल ही एग्जाम देना है और मैं ये आज आपको 14 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को पूरा PDF चाहिएगा तो मुझसे मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका ऐप का लिंक दिया रहेगा। उस ऐप के लिंक में आपको है ना ये वीडियो पूरा PDF मिल जाएगा। या कोई बच्चा अगर व्हाट्सएप पर मांगना चाहता है तो मैं उसे व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चे अगर और हाँ बच्चों, मैं आपको ये जो बहुत ही मेहनत से बताया हूँ कि क्या आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच भेजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं जो ये बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बहुत दूर से इस बोर्ड पे बताने के लिए हूँ क्योंकि मेरा ये पर्सनल बोर्ड नहीं है, मेरे दोस्त का बोर्ड है। तो उस दोस्त के बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ, तो आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी मेरे इस मेहनत के लिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सारे क्वेश्चन उन बच्चों के पास पहुँचे जो कल हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और आशा करता हूँ कि कल का एग्ज़ाम आप लोग का बहुत ही अच्छा जाए और आने के बाद कल हम लोग क्या कहते हैं फिर मैथ के सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके बारे में जानेंगे। हाँ, आज ही मैं ग्रामर से संबंधित कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छे और मदद करेंगे, ठीक है ना। तो
अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों वीडियो को देखने के लिए।